have risen to the special edition Atmanirbhar Bharat. I'm Preeti. With me is Rama. Over the next 1 hour, we'll talk in detail about what has been, or rather how has been, the first year of the second tenure of the Modi government. A number of very important decisions were taken by this government in the very first year, which indeed is significant of the Prime Minister when he talked of Niti and Niyat. When we talk of the decisions, the legislation of Triple Talaq, dilution of Article 370, the Citizenship Amendment Act, special status to Jammu and Kashmir, added to that, setting up a trust to build Ram Temple at Ayodhya. A lot of decisions had been taken during the first year, which indeed proved to be very crucial. Added to this, the first tenure of the Prime Minister, the first stint of the Prime Minister was indeed so special that he came back with a roaring, with a thumping victory, and he completes the first year in office. And here we will evaluate how far have we come and how far do we need to go from here in the next 1 hour. We'll be joined in by two guests, and we will also talk of different aspects of the governance, given the important fact that we are facing tough, crucial times during COVID-19. बिल्कुल प्रीति, हम अपने दर्शकों का स्वागत करना चाहेंगे आत्मनिर्भर भारत के इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है और किस तरह से आत्मनिर्भर भारत को बनाया जाए इसके लिए कदम भी उठाए हैं और इसके लिए लगातार बताया भी जा रहा है, विशेषकर किस तरह से जो हमारी आधारभूत जरूरतें हैं उनको पूरा करके एक निचले स्तर पर, हाशिए पर खड़े व्यक्ति को मजबूत करके किस तरह से आत्मनिर्भरता को एक बल दिया जाए और किस तरह से इसे जिसे कहते हैं कि शिखर तक पहुंचाया जाए, उसकी बात लगातार। और इसके लिए प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में मजबूत लड़ाई के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए तमाम कदम उठाए हैं और आत्मनिर्भर पैकेज, 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज सरकार की तरफ से घोषित भी किया गया है और उसके अमली जामा पहनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने जो आत्मनिर्भरता की बात की है, अपने ऊपर निर्भर होने की बात की है, तमाम जो छोटे उद्योग धंधे हैं उनका विकास करने की बात की है और तमाम जो चीजें हम बाहर से आयात करते हैं उनको अपने देश में बनाने की बात की है, मेक इन इंडिया को प्रमोट करने की बात की है और किस तरह से देश आत्मनिर्भर होगा, किस तरह से सशक्त बनेगा, उसकी बात की है। उसी पर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऋषि राज, जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस के। ऋषि जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आपका स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात की, उसके लिए विशेष पैकेज की घोषणा की और लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री कदम उठा रहे हैं और जिस तरह से जो आह्वान कर रहे हैं और जो आम लोग हैं उनका भी उत्साहवर्धन कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इसे आत्मनिर्भरता की एक स्थिति में और उससे निकलते हुए आगे रास्तों को देखते हुए? कि जिस समय भी कोई क्राइसिस होती है उस समय जो लीडर होता है उसके तरफ से एक स्पष्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए जनता के से और वेरियस सेगमेंट्स जो होते हैं पॉपुलेशन के या बिजनेस के या अदर वॉक्स ऑफ लाइफ के। तो शुरू से अगर हम देखें तो इसे प्रधानमंत्री जी और सरकार की तरफ से कम्युनिकेशन रहा है, हम क्या करने वाले हैं, क्या करने जा रहे हैं, लॉकडाउन के बारे में का फेज कैसे होगा। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है ऐसे इसमें वो एक अच्छा रोड मैप दिखाता है कि हम आगे कहाँ जा रहे हैं। तो वो एक मुख्य अच्छा पहलू रहा है सरकार का इस पूरे क्राइसिस के दौरान में। दूसरी बात यह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत एक पॉलिसी पैकेजिंग कर देना जिस समय की क्राइसिस होता है वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो जिस समय क्राइसिस होता है उसी समय कुछ अपॉर्चुनिटीज आती है और भारतीय अर्थव्यवस्था जैसा कि आप जानते हैं इसमें कि काफी रिफॉर्म्स की समय समय पे जरूरत होती है। सरकार की अपनी मजबूरियां होती है, किस समय इस पे लोग तेजी से जाते हैं, किसी समय इस पे लोग थोड़े धीमी गति से बढ़ने लगते हैं। तो ये जो क्राइसिस के समय था, इस समय दो तरह का ऑप्शन था सरकार की तरफ से कि सिर्फ आप एक राहत कार्य की तरफ से काम करते जाएं और जो वो कर रही भी है, और दूसरा ये था कि इसके साथ साथ और आप लॉन्ग टर्म के बेसिस पे क्या कर सकते हैं उसको भी साथ में लाया जा सके।
तो जो ये आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज करके लाया जी, जिसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने 4 या 5 दिन तक का उसके सारे पहलुओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंफॉर्मेशन दिया, वो उसमें एक बढ़िया चीज ये था कि एक तरफ से राहत कार्य के साथ साथ आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाया, आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, तो उसके वजह से क्या है कि आगे चलकर दो चीज होगी। एक होगा कि हाँ, राहत कार्य भी आएगा और दूसरी इकोनॉमी भी पटरी पे आएगी, और इकोनॉमी पटरी पे आने के बाद तेज गति से आगे चल के धीरे धीरे दौड़ सके, वो भी हो सकता है। बिल्कुल ऋषि जी, जिस तरह से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की आपने बात की है और जिस तरह से केंद्र की तरफ से इसकी एक योजना बनाई गई, विभिन्न राज्यों में इसके इम्प्लीमेंटेशन की भी जो है लगातार खबरें सामने आ रही हैं। यूपी की बात है, वहां पर जो है बड़ी संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी स्किल मैपिंग की गई, और प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में आज जिक्र किया कि माइग्रेशन कमीशन बनाए जा रहे हैं। तो किस तरह से जो एक बड़ा हमारा श्रम संसाधन है, प्रधानमंत्री ने इसे श्रम संसाधन का नाम दिया है, उसके लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। किस तरह की एक सशक्त योजना और किस तरह से एक कोऑर्डिनेशन में काम हो रहा है? ये एक बहुत ही बढ़िया चीज हुआ है इस वक्त में, जब जो माइग्रेंट लेबर्स का जो इशू आया, इसमें से एक बढ़िया जो चीज ये हुआ कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, जितनी भी राज्य सरकारें हैं, उनको अचानक इस चीज पे वो फोकस करने लगे कि माइग्रेंट लेबर क्राइसिस को कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है, इसके इर्द गिर्द में कैसे पॉलिसी बनाना है। अगर यही चीज राज्य सरकारें, खासकर यूपी की, बिहार के, या जो ईस्टर्न जिधर जो लेबर एक्सपोर्टिंग स्टेट्स है, अगर ये पहले किए होते तो हो सकता था कि ये इस तरह की माइग्रेंट लेबर के का इशू ही उतना नहीं आता कभी भी। लेबर क्यों एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है? क्योंकि एक स्टेट पे उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, इसीलिए वो दूसरे स्टेट पे जाता है। कुछ राज्य हैं जो कि इकोनॉमिकली पिछड़े हुए हैं, वहां पर डेवलपमेंटल वर्क्स या डेवलपमेंट पॉलिसीज उतने नहीं बने, तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है, या सिर्फ एग्रीकल्चर पे प्रेशर है जो कि काफी नहीं पड़ता है छोटे लैंड होल्डिंग्स की वजह से, जो कि लेसर इनकम देते हैं, तो वो दूसरे इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स में जाते हैं। तो ये जो एक क्राइसिस था, और इसमें जो माइग्रेंट क्राइसिस हुए, माइग्रेंट्स को जो दिक्कतें हुई, वो तो एक खेदजनक चीज है ही है। लेकिन एक बढ़िया चीज ये उभर के आया कि अचानक से जो ये लेबर एक्सपोर्टिंग स्टेट्स थे, ये अब सडनली इस चीज पे जाग उठे हैं कि भाई आगे चल करके हम अपने जो लेबर है, ये भी हमारे ही कंस्टिट्यूएंसी के हैं, ये भी हमारे आदमी हैं, ये हमारे हैं, हमें इनकी देखरेख करनी है, और इनके इर्द गिर्द में हमें एक ऐसे पॉलिसी बनाने हैं ताकि इनको दिक्कतें नहीं आए। तो आगे चल करके ये भी एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया चीज हुआ है। All right, Mr. Rishi, we're talking of this crisis management which you're talking of. When we talk of the first year of the of this government in office, it was mostly about keeping promises. But then we see these trying and testing times of COVID-19, the pandemic which has struck, and at the same time we have. Definitely this pandemic has tested our grits, but as a nation, while announcing Atmanirbhar Bharat package, we have shown how we can convert challenges into opportunities and optimism. Now put all this together, how tough is the road ahead? A number of issues bringing back the economy on track, added to that the issue of the migrant laborers, also taking care of the small businesses. Put all this together, how far have we come in this fight in COVID-19, and how far do we need to go from here on? Let's be very clear about two things. We are on track, we will be back on track, and we will move ahead on track. But the regeneration of the economy coming and performing well in terms of growth, in terms of employment, in terms of other opportunities, that will be a very time-consuming thing, and it will take a long time before we are back in a perfect shape. If you recall, even earlier, before the crisis hit us, our economic fundamentals were not doing great. We were having our share of own problems. And if you look at the GDP numbers which have come for the Q4 period between January and March quarter, which has again shown a 9-year low. Also, also reflects that, because the lockdown period was only for 5 or 6, maximum for a week within the March thing. So it is, and if you look at the various
growth projections which have been given for various rating agencies and various other economic think tanks, they have not been very encouraging. So of course the challenges are there, and it will take a lot of time before we are back to a situation where, you know, growth numbers can be beyond what even I would say 5% or 6%. जी. It is going to be a Yes. We also have repeatedly seen how the government, how the Prime Minister himself has talked of encouraging the startups in the country, because this is the time when the startups and the Atmanirbharta of the country can arise, and it can be nurtured as well. So put this together. We're talking of the challenges ahead. What are the specific areas, what are the specific sectors which can have that scope of bringing back the Atmanirbharta, of bringing back that required fresh lease of life into the economy? See, startups will require much more help than some of the bigger companies, because obviously the bigger companies basically have cash reserves and cash surpluses, plus their entire ecosystem of business is in place. So obviously they are basically recovery for them is much easier compared to a startup. In the case of startups, when the businesses close down, or most of the startups have been on a certain business model where the lockdown has hit them very badly, because obviously the businesses have just come to a standstill. And startups basically are based on certain fundings from private equity firms and venture capitalists, and they have been basically generating a lot of employment. At this moment, a lot of startups are having cash problems. They don't have much of cash in hand, and plus that's why you'll be reading about the sudden layoffs and all. Now some may have hired more, so they are restructuring also. That's the case. But yes, in terms of certain financial benefits, taxation benefits, startups need a little much of hand-holding at this point of time from the government, because they basically generate much more jobs today than say bigger companies, which we generally refer to as the old economy companies. बिल्कुल ऋषि राज जी, बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि कौशल के साथ साथ किस तरह से रोजगार की संख्या में वृद्धि हो और किस तरह से रोजगार उपलब्ध कराए जाएं, किस तरह से बढ़ाए जाएं और किस तरह से बढ़ाए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। कोलकाता से हमारे साथ अनिब्रतो जुड़े हुए हैं और हमारे साथ मृदुस्मिता भी जुड़ी हुई हैं गुवाहाटी से। अनिब्रतो, सबसे पहले आपके पास आने चाहेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जो स्थानीय उद्योग हैं उनको मजबूत करने की बात कही है, जो छोटे उद्यमी हैं उनके हाथों को मजबूत करने की बात कही है, तो कितना महत्वपूर्ण ये हो जाता है जब हम जो छोटे उद्योगों की बात करते हैं, या जो बहुत से ऐसे वंचित तबके थे जिन तक अभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाया था, अब उन तक पहुंच पाएगा? Yeah, indeed. As you know, we are standing at a crossroads because after more than 2.5 months lockdown, we are entering into a phase that is unlocked down phase 1. And it's indeed that support for India is because of we have found today that the 15 general group CDP are listening to what Prime Minister addressed in his Mann Ki Baat. We have parliamentarians and BJP both that. What you have seen today, that the Prime Minister has given trust on state reliability. What do you tell? लोगों को जगाने का भवन नहीं था, जो जनशक्ति हमारे पास है उसको हमारे देश को बनाए, उसको भी तरीके से हो तो हम दुनिया से सामने हम आज उसके कारण। ऑलराइट अनिब्रतो, अवलंबन की भाषा दिया और Alright, there is some audio problem there. We'll try going back across to our correspondent joining us from Kolkata, Anibrato. At present, we'll go across to our correspondent Mridusmita, who's joining us from Guwahati. Mridu, we've seen that the guidelines are out. At the same time, the country, the economy prepares for a phased
Unlock 1. This is what the MHA guidelines talk of, how economic activity will be recovered in the areas which are not falling in the containment zones. You are there in Guwahati. Let us know more. How is the state there preparing for Unlock 1? Well, as Prime Minister Narendra Modi, he has already told about the Atmanirbhar scheme. I have with some people, would also like to join that, because in Assam, this is a great opportunity for few people that they can avail from this mission. Sir, since Pradhan Mantri has said, what according to you will help the people of Assam? Well, first of all, I would like to thank Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Already we are regularly hearing the Mann Ki Baat program. And today, the third phase of Mann Ki Baat program, we have noticed a lot of things, lot of important issues he declared today. And number one, he declared that Atmanirbhar Abhiyan. This is one of the most important. Already Modi ji declared that if we go to the Atmanirbhar Abhiyan, then the economy will boost up to the nation, and we will be able to cope up our crisis present situation. And secondly, he told that about Make in India. The Making in India, we will be able to fight the present situation in this pandemic situation, and I think this will be very beneficial to the nation as well as state of Assam. So since we have already talked about the Atmanirbhar scheme, even I have with us a psychologist who would also, during this pandemic, people who might be, they might have lost their job and they could also be stressful. Under such situations, what can be done? I would like to ask her. Ma'am, since during the situation, what kind of things they might go through? Yeah, actually, mentally they go through a lot of things. Like people are panicking more about it. And then they are, as you said, the people are losing jobs. Then children are not able to step out of their houses, and they are inside their houses. So parents are also worried together about them. So in that situation, the way Narendra Modi said, we need to be Atmanirbhar about it. So we need to indulge ourselves in some work, like in the house itself we can sit and either we can start cooking, or children can play some games, or in the building vicinity itself they can step outside and play with someone, but maintaining the social distance. If we, along with other people, if we start cooperating, and in this unlock 1 phase, we just step out and we cooperate with people, I think that can be. We can even do some kind of work like making mask and all. That would also help certainly. Yeah. Making mask, or they can make some. They can draw, they can paint, they can dance, and any number of things which will help reduce our anxiety. That's how, like, we need to help ourselves at this point of time, or like we can call people, and so that we know that who can help us, we can talk to them. Yeah. So thank you. I also have with us another health worker. She is also coping with such people who might be under such situation, following a bit of trouble. I would like to also ask her, Rinki, since you are also coping with such people, what would you like to add? Like the Honorable Prime Minister has mentioned, that the outbreak in India is comparatively less compared to the other countries. So this, I think the credit goes to each one of us who are maintaining the social distance and all the advisory guidelines which has been addressed by the Government of India. And as Nishtha and Jhpiego staff, we used to train the other health worker for other states on COVID-19 and how to deal with mental health during this COVID-19. So we could see the very high morale among the staff, and the spirits are very high. So with this, I think with the Government of India and the state government and the National Health Mission working very actively, I think this tough time shall pass. So since we have talked with these people, they are also quite enthusiastic about the situation that Narendra Modi has come up with this Atmanirbhar scheme, with which people will be benefited during this time of pandemic. And in fact, since from tomorrow, the unlock, the 1.0 will be starting from June. So this could help the people who might be unemployed during this
situation, and they could indulge themselves in various kinds of work, and that would also जी। help the economy as well as themselves too here in Assam. जी मृदुस्मिता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम वहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया सुनाने के लिए। और हमारे साथ ऋषि राज भी जुड़े हुए हैं। ऋषि जी, आप जिस तरह से अभी जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो सामने आती हैं जब कौशल विकास होता है इन श्रमिकों का, और जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रों से हमने अपने संवाददाताओं की प्रतिक्रिया भी देखी, वहां पर लोगों से बात की, तो किस तरह से उनमें उत्साह है कि इस समय का चुनौती का किस तरह से इसे अवसर में बदला जाए, किस तरह से छोटे छोटे जो काम धंधे हैं उनको शुरू किया जाए, जिनकी नौकरी नहीं है वो छोटे जॉब्स शुरू कर सकते हैं, स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, इनोवेशन के क्षेत्र में आगे आ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया। आपसे जानना चाहेंगे, जो विभिन्न राज्यों ने कवायद की है, जिस तरह से जो विभिन्न जगह से श्रमिक गए हुए हैं उन्हें स्किल्ड करने की, उनके स्किल की मैपिंग की, पहचानने की, तो जगह जगह जहां पर कही जा रही थी कि उद्योगों में श्रमिकों की कमी हो जाएगी, तो जब ये कुशल श्रम वहां पर मिलेगा तो श्रमिकों के साथ साथ रोजगार तो वहां पर जनरेट होगा ही। वहां के जो छोटे उद्योग धंधे हैं या अलग उद्योग धंधे हैं जिनमें कि एक हमें स्किल्ड लेबर चाहिए होती है, उनको भी इससे सहायता मिलेगी? जरूर मिलेगी। ये एक ऐसा चीज है कि जिसपे देखिए, ये जो लेबर का इशू, लेबर जो होता है, लेबर एक फ्लूइड चीज होता है, वो डिमांड सप्लाई के हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट होते रहती है। तो अभी जैसे श्रमिक जैसे वापस चले गए, उनकी आप स्किल मैपिंग कीजिएगा, उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, आप उनके लिए अवसर बनाएंगे, वो एक बढ़िया चीज है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कई राज्यों में वो जो हो सकता है कि सप्लाई ज्यादा हो गई लेबर की और डिमांड कम है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने इकोनॉमी को वापस जैसे खोलते जा रहे हैं, और कहीं कहीं पर अगर आप जहाँ से श्रमिक वापस आ गए उन जगहों में जैसे वापस जब चीज खुलने लगेंगे तो वहां भी श्रमिकों की फिर डिमांड की जरूरत होगी। तो फिर जो श्रमिक जो भी हैं, ये भी समय देख के जैसे जैसे हम नॉर्मलसी की तरफ लौटते जाएंगे, जैसे जैसे इकोनॉमी अभी खुलता जाएगा हर फेज में। इस बार सरकार ने बिल्कुल एक फेज वाइज रोड मैप भी दे दिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। तो उससे क्या होगा कि ये जो लेबर का जो सप्लाई है वो बैलेंस होता रहेगा। कुछ लेबर वापस जाएंगे, कुछ रह जाएंगे, कुछ आज रह जाएंगे, देर से जाएंगे, कुछ जाने के बाद देखेंगे कि नहीं वहां पर जो वो काम करते थे उससे बढ़िया जहां से मैं आया था वहीं पर अगर रोजगार मौजूद है तो वापस हो जाएंगे। तो लेबर एक फ्लूइड बेसिस पे मूव करता है। और जहां तक लेबर की है, हमें लेबर के इसमें हमारे देश में कमी नहीं है। हाँ, स्किल के वजह से कमी होगी, लेकिन अगर हम स्किलिंग भी कर रहे हैं तो एक तरफ से स्किलिंग भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ से नंबर्स में उनकी कमी नहीं है, और तीसरा कि वो एक फ्लूइड बेसिस पे है जो डिमांड सप्लाई से एडजस्ट करता जाएगा। तो कुल मिलाकर जैसे अब नॉर्मलसी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे कोई क्राइसिस नहीं होगी, धीरे धीरे चीज अपने अपने सेटल करने जाएंगे बढ़िया से। बिल्कुल, एक जिसे कहते हैं कि स्मूथ फंक्शनिंग जो है वो निकलती दिखाई दे रही है, और किस तरह से जो तमाम क्षेत्र हैं उनमें राहत मिले उसकी एक कवायद है। ऋषिराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अपने विचार साझा करने के लिए। और आपको दिखा देते हैं क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन के लिए और जो उद्यम है उन्हें मजबूत करने के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए। साथियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई का यह रास्ता लंबा है। हमारे देश में भी कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कठिनाई में न हो, परेशानी में न हो। और इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब, मजदूर, श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। हम सब मिलकर इस तकलीफ को, इस पीड़ा को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा देश प्रयास कर रहा है। हमारे रेलवे के साथी दिन रात लगे हुए हैं। केंद्र हो, राज्य हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हो, हर कोई दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जिस प्रकार रेलवे के कर्मचारी आज जुटे हुए हैं, वे भी एक प्रकार से अग्रिम पंक्ति में खड़े कोरोना वॉरियर्स ही है। केंद्र सरकार ने अभी जो फैसले लिए हैं उससे भी गांवों में रोजगार, स्वरोजगार, लघु उद्योगों से जुड़ी विशाल संभावनाएं खुली हैं। ये फैसले इन स्थितियों के समाधान के लिए हैं, आत्मनिर्भर भारत के लिए हैं। अगर हमारे गांव आत्मनिर्भर होते, हमारे कस्बे, हमारे जिले, हमारे राज्य आत्मनिर्भर होते, तो अनेक समस्याओं ने वो रूप नहीं लिया होता जिस रूप में
वो आज हमारे सामने खड़ी है। तमाम चुनौतियों के बीच मुझे खुशी है कि आत्मनिर्भर भारत पर आज देश में व्यापक मंथन शुरू हुआ है। लोगों ने अब इसे अपना अभियान बनाना शुरू किया है। इस मिशन का नेतृत्व देशवासी अपने हाथ में ले रहे हैं। बहुत से लोगों ने तो ये भी बताया है कि उन्होंने जो जो सामान उनके इलाके में बनाए जाते हैं, उनकी एक पूरी लिस्ट बना ली है। ये लोग अब इन लोकल प्रोडक्ट्स को ही खरीद रहे हैं और वोकल फॉर लोकल को प्रमोट भी कर रहे हैं। मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले, इसके लिए सब कोई अपना अपना संकल्प जता रहा है। All right, so here we have Prime Minister urging the countrymen to practice vocal for local and to make India Atmanirbhar. You're watching the special edition Atmanirbhar Bharat, and here we are talking about how important has been Atmanirbhar scheme for the country and how far will it help in bringing back the economy on track in these times of COVID-19. We're joined in with a guest in the during the program, and he is Mr. Anil Bhardwaj, Secretary General FISME. Thank you so much, sir, for joining us this afternoon on Atmanirbhar Bharat. When we talk of the concerns of the MSMEs, then the government has announced, recently we saw during the tranches of the Atmanirbhar package which were announced by the Finance Minister, we've seen 3 lakh crore collateral free automatic loan has been announced for the MSMEs. Income tax deadline has been extended, added to that TDS rates cuts have been put forward. So time and again the Prime Minister has been talking of how we need to bring the small, medium and micro industries back on track, and how do you evaluate, we know the contribution this sector has into the economy, but then given these times, what all, how far is the way from here on to bring the sector back on track? Thank you for having me. First of all, there is no doubt that MSMEs are considered as backbone of Indian economy, because they employ almost 10 crore people plus directly, and then there are families that are dependent upon them. The Prime Minister has given a clarion call, which is a very important one, that of becoming Atmanirbhar. What does that mean actually? You know, in a situation when global economy is also facing troubled times, so we would not be able to maybe match our exports as was the case pre-COVID. But at the same time, we have to generate the demand within our own economy. Fortunately, India is a large country. We are 1.25 billion people. So we have enough demand, potential demand within our country. If we can somehow match our production capacities and produce products that are demanded by our people. So certainly what he is trying to say, and what the government is trying to do now, is to match as much as possible the demand of the local people and our production capabilities, and then maybe that there will be certain areas where India may not have technological prowess, so there we invite people who can come here, invest and produce goods for the domestic market, and if possibly for exports also. So overall, this strategy of Atmanirbhar is critical for India at this juncture, which will fuel the local demand, which will also generate employment, resources needed for the government to carry out various welfare measures that are needed. बिल्कुल अनिल जी, बेहद अहम बात आपने कही कि एमएसएमई जो है वो अर्थव्यवस्था की एक तरह से रीढ़ है, इसे मजबूत करना बेहद ज़रूरी है। और जिस तरह से आत्मनिर्भर पैकेज में जो एमएसएमई के लिए घोषणा की गई है, सबसे पहले तो जो एक रिफॉर्म्स इसमें देखने को मिले, जो परिभाषा एक बदली गई, उसको देख के क्या कह सकते हैं कि किस तरह का एक प्रोविजन सरकार ने करने की कोशिश किया, और जिस तरह से गारंटी रहित लोन की बात कही है, इससे कितनी मजबूती, कितने हाथ मजबूत होते हुए दिखाई देते हैं इस सेक्टर के? देखिए, जो सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त एमएसएमई सेक्टर को फेस हो रही है वो है लिक्विडिटी की जी, कैश की कमी। चूंकि उन्होंने जो माल सप्लाई किया उसका पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, और बहुत सारा पैसा उनका मार्केट में फंस गया है, क्योंकि डिफरेंट जो उसके इकोनॉमी के सेगमेंट्स हैं वो लॉकडाउन में थे।
तो शॉर्ट टर्म ये जो लोन का स्कीम है 3 लाख करोड़ का, जिसमें कोई भी एग्जिस्टिंग बोरोअर 20% तक का लोन कोलेटरल फ्री ले सकता है, ये एक ऑर्गेनाइज सेगमेंट जो है हमारा एमएसएमई सेक्टर, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है या जिसने अभी तक लोन नहीं लिया है या लोन का कोई आउटस्टैंडिंग आज की तारीख में नहीं है जी, उसको ये सुविधा नहीं मिल पाएगी। तो उसके लिए भी कोशिश जारी है कि कैसे इसके स्कोप को और बढ़ाया जाए। जहां तक आपने सवाल किया एमएसएमई की डेफिनेशन का, इसकी डिमांड बहुत दिन से रही है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स रहे हैं जिनको अपनी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है ताकि वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो सके। उसमें ऑटो सेक्टर रहा है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर रहा है, लेदर टेनरीज रही हैं। तो ये काफी सेक्टर ऐसे थे जो डिमांड कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट की लिमिट को भी बढ़ाया जाए और या इसको टर्नओवर बेस कर दिया जाए। सरकार ने अभी जो रास्ता अपनाया है वो टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट दोनों का है। उम्मीद ये है और उसमें भी कि टर्नओवर की लिमिट को बढ़ाया जाएगा। फिस्मे का यह मानना रहा है कि यदि हम इसको एंड की बजाय और कर देते कि चाहे आप इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन से जाएं या टर्नओवर की डेफिनेशन से जाएं, दोनों थ्रेशोल्ड पूरा करना, यदि आप अलग अलग पूरा करते हैं तो आप एमएसएमई हो सकते हैं, वो शायद और भी अच्छा होता। बिल्कुल। और जो छोटे उद्योग अपना आकार बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए फंड ऑफ फंड की जो घोषणा की है वो कितनी अहम हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि लिक्विडिटी और लोन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, तो इससे समस्या कितनी हल होती हुई दिखाई देती है और कितना सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है? देखिए 3 लाख करोड़ के लोन के अलावा 2 महत्वपूर्ण निर्णय थे, जिसमें एक तो 20,000 करोड़ रुपए का स्ट्रेस फंड था जो स्ट्रेस्ड एमएसएमईज के लिए था। यानी कि इस तकलीफ के दौर में बहुत सारी एमएसएमईज को लगेगा कि उसको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है उनके पोर्टफोलियो को, तो वहां पर इक्विटी की जब दरकार होगी या रिक्वायरमेंट होगी तो वो इस फंड से आ सकेगी और उनके लोन्स को रिस्ट्रक्चर किया जा सकेगा। तो ये एक अच्छी सुविधा है। दूसरा सवाल है जो फंड ऑफ फंड्स का, वो स्टार्टअप्स के लिए है बेसिकली, और बहुत सारे जो हमारे यूथ है और आईटी इंडस्ट्री में या सर्विस इंडस्ट्री में उस नए इनोवेशंस की जरूरत है। नए एप्स भी आ रहे हैं, तरह तरह की नई सर्विसेज भी आ रही हैं। तो वहां ये जो फंड ऑफ फंड्स है उसका प्रोविजन एक तरह से नए स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने में काफी मदद करेगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। All right, so in the beginning you talked of how important this sector is for the economy, so much so that it is indeed the backbone of the Indian economy. I want to understand from you, why is it that this sector, which is so important, has been so badly hit by the COVID-19 pandemic? What is it? What are the factors, which have which have led to this suffering, or we say this effect which is seen in the MSME sector? And also specifically when we talk of the MSMEs here in the country, what are the problems or what are the important issues which they are facing? See, to be fair, there is no sector which is spared by COVID-19 crisis. Yes. Okay. Whether it is airlines business or hotel industry or a shop nearby. So almost everybody is affected in varying degrees. Hotel and airlines industries are completely decimated and we don't know how many of them will survive eventually. But manufacturing had a high test because the lockdown was sudden. We, you can say, did not have time to really close things down and arrange for funds or complete the loops of supplies. So everything got suddenly seized, and a large number of people who were importing their containers were in the seas, the goods were on the roads, so everything became standstill for a while. So it is like a freezing of economy, where MSMEs, if they are contributing almost 40% to industrial production, they were also affected. But the impact has been more on them because of the small size and the limitation of vulnerability they have in comparison to the large companies. To give you an example, typically at the 4th week of any month, most of the MSME owners grapple with arranging funds so that they can pay in the first week of the coming month salaries of their people. This is the usual practice. That's how shortage they are in funds. Cash shortage is a can say perpetual problem in small scale industry. Now when such a thing happened, lockdown for almost 2 months,
they did not have cash to pay. So one major problem they faced was that they did not have money to pay to their workers. And suddenly there were also some states that were coming out with very strong language and dictates also that if you don't pay, people would be put behind bars. Although most of such dictates have been taken away later on. But that sent a message and somehow created a kind of a fear in the MSME sector. Right, so can credit guarantees help in such times? Yes, it will do, because ultimately they would be able to tap at least 20% additional funds. बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि जो 20% एडिशनल फंड की बात हो या अन्य उपाय भी सरकार ने किए हैं। अनिल जी, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से स्किल मैपिंग की बात की गई है और जिस तरह से जो उद्योगों के लिए श्रम जुटाने की बात की गई है, इनोवेशन को और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की बात कही है, उसके लिए भी लिक्विडिटी का प्रावधान भी किया गया है और जोखिम रहित व्यापार चले, इसके लिए भी तमाम प्रावधान किए गए हैं। तो वो इसमें कितने उपयोगी साबित हो सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि 3 लाख करोड़ का जो गारंटी का एक गारंटीड फंड गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है जी, उससे निश्चित रूप से जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, यानी कि ऐसा सेक्टर का एमएसएमई, वो एमएसएमई जिनके पास एग्जिस्टिंग लोन है, तो उसको तो निश्चित रूप से बेनिफिट होगा। लेकिन अभी लगभग 90% के करीब एमएसएमई सेक्टर ऐसा है कि जिसका अभी कोई भी आउटस्टैंडिंग लोन नहीं है बैंक में, तो उनके लिए व्यवस्था और करनी पड़ेगी। हम लोग अपने मंत्रालय, एमएसएमई मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री फाइनेंस के साथ डायलॉग में हैं और मुझे लगता है आगे भी कुछ नए कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। अनिल जी, एक चीज प्रधानमंत्री ने बेहद महत्वपूर्ण कही कि जो आयात पर निर्भरता है वो आत्मनिर्भर भारत करके या मेक इन इंडिया को बढ़ावा देके वो कम की जा सकती है। वो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। और जिस तरह से आप देखें कि हेल्थ केयर सेक्टर में जो हमारी कैपेसिटी दिखी है, जिस तरह से सारे इक्विपमेंट्स देश में बने हैं और जो निर्यात की संभावना है वो भी उसके अंदर बढ़ जाती है, उसको देखते हुए किस तरह से आप देखते हैं कि जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग लोकल उत्पाद हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों की स्पेशलिटी हैं, उनको इंक्लूड करके बेहतर स्टार्टअप्स खड़े किए जा सकते हैं या डिफरेंट इनोवेटिव पॉलिसीज हैं वो अडॉप्ट की जा सकती है, जिससे कि जो छोटे उद्योग हैं उनको भी फायदा होगा और जो श्रमिक हैं उनको भी फायदा होगा। देखिए, आत्मनिर्भरता का जो एक आइडिया या एक स्ट्रेटजी इस वक्त भारत में प्रधानमंत्री ने सामने रखी है, उस पर काफी काम करने की जरूरत होगी, डिटेलिंग की जरूरत है। देखिए, कुछ आइटम तो ऐसे हैं कि जिसको हम बिना किसी दिक्कत के भारत में बना सकते हैं जी। अब आप भी समझेंगे कि प्लास्टिक बकेट या प्लास्टिक बैग जैसी चीज ऐसी नहीं है कि जो भारत में नहीं बन सकती। वो क्यों हम हजारों कंटेनर्स की तादाद में इंपोर्ट कर रहे हैं? वो यहाँ बन सकते हैं, बड़े आराम से बन सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवली बन सकते हैं। कुछ आइटम्स ऐसी हैं कि जिनको बनाने में हमें टेक्नोलॉजी के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल गैप एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मोबाइल फोन्स हो सकते हैं या फ्लैट टेलीविजन सेट्स हो सकते हैं या 5G जैसे इक्विपमेंट हो सकते हैं, जहां पर अभी हम भारत टेक्नोलॉजिकली सक्षम नहीं है कि सारी चीजें अपने यहां पर वैल्यू चेन क्रिएट कर सके। उसके लिए हमें सरकार से मदद की जरूरत पड़ेगी। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो स्ट्रेटेजिक है, जिसमें कोई भी प्राइवेट सेक्टर सामने अभी नहीं आएगा, जैसे फैब्रिकेशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, कुछ ऐसे फैब जैसे है, तो उसके लिए सरकार को इन्वेस्ट करना होगा या जो एक तरह का फंड है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है विभिन्न तरीके की स्ट्रेटजीज को अपनाकर हमें भारत के अंदर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी। जी, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की आपने बात कही है, ये बेहद अहम हिस्सा है जब हम बात करते हैं यहाँ पर चाहे सरकारी योजनाओं की, प्रयासों की या उनके इम्प्लीमेंटेशन की। इस तरह की खबरें हैं कि बहुत सी जो उद्योग हैं देश के विभिन्न हिस्सों ने, उन्होंने इसका डेटा बैंक बनाना शुरू कर दिया है और इस घोषणा से वे बेहद खुश हैं कि अब वो बना सकेंगे और लंबे समय से जो मांग चल रही थी वो पूरी होगी और देश की जरूरतें भी पूरी होंगी। तो इससे कितना लाभ इस सेक्टर को पूरा होने वाला है कि जब वो जो पार्ट्स बाहर से आयात करते थे वो खुद बनाएंगे और वो कैपेसिटी है वो डेवलप वो कर सकते हैं और उनका फिर वो निर्यात भी कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है। देखिए, क्राइसिस के अंदर हमें कई नई इनोवेशन सामने आती है जी। और ये भी मुझे लगता है कि भारत में ही क्या बन रहा है, भारत के विभिन्न हिस्सों में, इसकी जानकारी किसी एक सेंट्रल स्टेज पर नहीं है जी। तो यदि दक्षिण भारत की कुछ कंपनियां कुछ सामान बना रही हैं, उसका उत्तर भारत में जानकारी नहीं है या पश्चिम में या पूरब में नहीं है,
तो इस तरह के डाटा बैंक बनने से सबसे पहली बात तो ये पता लगेगी कि क्या भारत में ही वो बन रहा है जिसको हम आयात कर रहे हैं। तो उत्तर भारत की कोई कंपनी आयात कर हो सकती है जबकि वो सामान दक्षिण में बन रहा हो सकता है। तो इस तरह के डाटा बैंक बनने से इंफॉर्मेशन का जो एक्सचेंज है वो बढ़ेगा और भारत के अंदर ही ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी कि जो B2B जो सेगमेंट है, खासकर बिजनेस टू बिजनेस, उसके अंदर हम आपस में ज्यादा व्यापार कर सकेंगे जिससे और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ क्रिएट होगी। बिल्कुल, ज्यादा व्यापार उनके लिए भी बेहद अच्छा विकल्प होगा जो कि जॉब नहीं करना चाहते हैं, जो कि अपना जो कोई भी बिजनेस खोलना चाहते हैं या अपना उद्योग धंधा शुरू करना चाहते हैं, उनको देखते हुए, स्टार्टअप्स को देखते हुए। इसके अलावा बहुत सारी ये जो रोजगार जनरेट करने का एक टूल भी बनेगा, जो रोजगार देने का एक महत्वपूर्ण संसाधन भी बनेगा, जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर शुरू होंगी इस तरह की। निश्चित बात है। और खास तौर पर एक जो अच्छी चीज है जिसको हम और ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वो ये है कि आप जानते होंगे जो भारत की खरीद है यानी कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट है वो जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ इंडिया जीडीपी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट। तो सरकारी खरीद में एमएसएमई के लिए 25% की हिस्सेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी की हुई है। और इस क्राइसिस में सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कम से कम इसको तुरंत लागू करना चाहिए। सब जगह सब स्टेट्स ने ऐसा अभी तक नहीं किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ही ऐसा है कि 25% उनकी टोटल खरीद का एमएसएमई से खरीदना है। यही सभी स्टेट्स करेंगे तो हम समझते हैं कि भारत में ही एमएसएमई के लिए बहुत बड़ा बाजार क्रिएट हो सकता है। और ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम इंपोर्ट करके पब्लिक प्रोक्योरमेंट में किसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होंगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा और एक तरह से वेल्थ क्रिएशन भारत में ही होगा। अनिल जी, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ के उत्पादक हैं जिनका उत्पादन भारत में किया जा सकता है और वो करने की तैयारी में भी हैं। कुछ क्षेत्रों का आपने जिक्र किया, आपसे जानना चाहेंगे विस्तार में। जिस तरह से आपने बताया कि देश में ही कुछ क्षेत्रों की जानकारी दूसरे क्षेत्र को नहीं होती है और वो एक थोड़ी सी बाधा का कारण बन जाता है, तो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कि इनको बढ़ावा दिया जा सकता है और किस तरह से ये जो कम्युनिकेशन है ये स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है जिससे कि सप्लाई चेन जिसकी सरकार बात करती है वो और मजबूत हो सकती है? देखिए, हाउसिंग सेक्टर का ही मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, समय कम है जैसे जी। यदि किसी एक घर की कल्पना आप करते हैं, एक सामान्य घर की, तो इसमें यदि सीमेंट को और यदि आप आयरन स्टील को बाहर निकाल दें तो घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली लगभग सारी की सारी चीजें एमएसएमई प्रोड्यूस करते हैं। चाहे दरवाजे हो, ग्लास हो, स्टोन हो, लकड़ी के हैंडल्स हो, बाथरूम फिटिंग्स हो, इलेक्ट्रिक फैंस हो, लगभग सारा सामान जो आप घर के अंदर देखते हैं, लगभग 66 प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐसी है जो डायरेक्टली लिंक्ड है हाउसिंग से। लेकिन पिछले दिनों में हमने देखा है, आपने भी अपने घरों में देखा होगा कि धीरे धीरे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो आयातित जो है इंपोर्टेड इस्तेमाल होने लगी है। उसमें इलेक्ट्रिक फिटिंग्स है, बाथरूम फिटिंग्स है, फर्श के पत्थर भी है। मतलब ये हम कमाल की बात है कि ग्रेनाइट एक ऐसा आइटम है कि जो हिंदुस्तान जो है उसका सबसे बड़ा रॉ मटेरियल का हमारे यहाँ पर है, तो हम क्यों बाहर के देशों से पत्थर को इंपोर्ट कर रहे हैं जिसमें कुछ खास वैल्यू एडिशन नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि यदि हम उसको थोड़ा बढ़ावा दें और एक स्ट्रेटेजिक तरीके से चीजों को समझें कि टोटल कंजम्पशन कितना है और उतना यहाँ पर हम डिमांड चूंकि ऑलरेडी है और उसको सपोर्ट करें मैन्युफैक्चरिंग को, तो हम बहुत बड़ी तादाद में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यहीं पर क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी होगी और इसके साथ ही जो उद्योग धंधे हैं उनके विकास की बात भी है और आयात पर निर्भरता कम भी होगी और बेहद महत्वपूर्ण है कि जो निर्यात है वो भी बढ़ाया जाए। जिस तरह से ग्लोबल सिचुएशन इस वक्त इमर्ज हो रही है, वैश्विक समय जिस तरह से बदल रहा है, उसको देखते हुए जब हम बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं कि जो अलग अलग कंट्री से अपने आयात के डिफरेंट पार्ट्स या जो सामान है वो वहां से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अब उनका जो मोहभंग है वो वहां से हो रहा है और भारत की तरफ कई कंट्रीज देख रही हैं। तो इसे देखते हुए यहाँ का जो सेक्टर है, उद्योग सेक्टर है, उसको कितनी आशा एक दिखाई देती है और वो इसमें कितना योगदान दे सकता है, कितना आगे बढ़ सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स है इस कोविड क्राइसिस के दौरान एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज पे है। We'll interrupt our guest here. Yes, sir, we'll interrupt you here. From here, we'll go across to Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath is addressing media persons. We'll take you live there. जो केवल पहले नारों तक मुद्दे सीमित हुआ करते थे,
उन्हें हकीकत में बदलने का कार्य मोदी जी ने किया। गांव को, गरीब को, किसान, नौजवान, महिलाएं ये राजनीति की केंद्र बिंदु बनी और अपने शासन के 6 वर्ष के शासन के पहले 5 वर्ष वैश्विक मंच पर भारत की धमक को स्थापित करने, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, गांव के लिए, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबकों के लिए शासन की योजनाओं को पहुंचाने के लिए समर्पित करते हुए एक नए भारत की नींव रखने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 6 वर्ष का यह कार्यकाल भारत के राजनीतिक इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यकाल है, जिसने भारत को एक नई पहचान दिलाई तो भारत के 130 करोड़ लोगों के मन में एक नया विश्वास भी जागृत किया है। मैं इसके लिए इन 6 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को हृदय से बधाई देता हूं। केंद्रीय कैबिनेट से जुड़े हुए जितने भी माननीय मंत्रीगण हैं, उन सबको भी हृदय से बधाई देता हूं और देश को दुनिया के सामने एक नई पहचान दिलाने, भारत के जन जन के मन को एक नई उत्साह और ऊर्जा से भरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का और केंद्रीय कैबिनेट के सभी मंत्रियों का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। अगर हम पहले 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान देखें तो अगर गरीबों से जुड़े हुए उन मुद्दों को जो आजादी के बाद से केवल नारों तक सीमित थे, तो सचमुच एक बहुत महत्वपूर्ण पहल इस संबंध में हुई है। और इसमें खासतौर पर अगर आप शुरुआत करेंगे कि आज जब भारत कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और पूरी दुनिया इससे त्रस्त है, उन स्थितियों में हम समझ सकते हैं कि आज हम लोग सफलतापूर्वक राहत कार्यों को इसलिए संपन्न करने में हमें मदद मिल रही है क्योंकि इसकी शुरुआत 2014 में ही प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट हर गरीब का खाता खोल करके कर दी थी। डीबीटी के माध्यम से धनराशि का हस्तांतरण हो, इस कार्य की शुरुआत आज से 6 वर्ष पहले जो प्रधानमंत्री जी ने की, आज उसका परिणाम 80 करोड़ लोगों तक प्रधानमंत्री पैकेज का लाभ मिल रहा है। और ये शुरुआत जनधन अकाउंट के माध्यम से हुई थी, जिसमें 36 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए। मैंने स्वयं इस चीज को अनुभव किया है कि इस दौरान हम लोगों ने जनधन अकाउंट धारी 3 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खाते में 500 की 3 नई किस्तों को जाते हुए देखा है। और लॉकडाउन के दौरान उन गरीब महिलाओं को अपने अकाउंट को संचालित करते हुए हम लोगों ने देखा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच का परिणाम है। हम लोग अगर इसी प्रक्रिया को आगे देखेंगे तो स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ हुआ। पहली बार इस देश के अंदर गरीबों के पास भी अपना शौचालय हो। यह केवल शौचालय स्वच्छता का ही प्रतीक नहीं था, बल्कि ये शौचालय नारी गरिमा का और सम्मान का प्रतीक भी बना। 10 करोड़ से अधिक गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य हुआ और उत्तर प्रदेश 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बनाने में देश के अंदर अग्रणी रहा है। इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। शौचालय निर्माण से हमारे यहां बहुत सारी ऐसी विषाणु जनित बीमारियां थी, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू और अन्य बीमारियों को भी हमें नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई। यानी नारी गरिमा का भी सम्मान हुआ,
उसकी भी रक्षा हुई, लेकिन साथ साथ बीमारियों को भी नियंत्रित करने में इसके माध्यम से हमें सफलता प्राप्त हुई। और इंसेफ्लाइटिस के ही अगर मैं आंकड़े दूं तो 56 से 60% बीमारी पे नियंत्रण करने और 90% तक मौत के आंकड़ों को रोकने में हमें सफलता प्राप्त हुई है, स्वच्छ भारत मिशन के कारण जो शौचालय गांव-गांव में बने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, कोरोना संकट में हम सब जान रहे हैं सर्वाधिक माइग्रेंट लेबर उत्तर प्रदेश में आई है और सर्वाधिक माइग्रेंट लेबर लगभग 30 लाख से अधिक अब तक प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आया है। ये प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आया था। सभी लोग इस बात को मानते थे कि इनके कारण अव्यवस्था फैल सकती है, लेकिन मेरा मानना था कि हमारी ताकत है और आज उसका परिणाम है कि हर गरीब को आवास देने का जो लक्ष्य रखा था, पूरे देश के अंदर 2 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध करवाना और उत्तर प्रदेश के अंदर भी 30 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक आवास उपलब्ध हुए। यह एक बड़ा कार्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हुआ। उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ से अधिक परिवारों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए गए और उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 47 लाख परिवारों को इसका लाभ प्राप्त हुआ। यानी ये योजना अपने आप में वे थी जिन गरीबों को कभी जिन सपने में भी जिन्होंने नहीं सोचा था कि उनके पास रसोई गैस का कनेक्शन होगा, उनके पास उज्ज्वला योजना का, उनके पास अपना मकान होगा, उनके पास अपना शौचालय होगा, या विद्युत कनेक्शन में भी अगर आप देखेंगे तो 1 करोड़ 24 लाख से अधिक परिवारों को उत्तर प्रदेश के अंदर विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन मिले। यानी इसके लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ा। यह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी की विकास की सोच का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को भी इसका लाभ प्राप्त हुआ और इन कार्यक्रमों को हम लोगों ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा का कवर देना, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। जो लोग बचे थे उसे हमने उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से कवर करने का कार्य किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2 करोड़ 34 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर वर्ष 6,000 रुपए की व्यवस्था देने की व्यवस्था करना जो सफलतापूर्वक जा रहा है। और कोरोना संकट के दौरान भी उन सभी के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए प्रति माह देने की कार्रवाई सफलतापूर्वक वर्तमान में चल रही है। पहली बार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का दाम मिला और ये देश के अंदर किसानों को प्राप्त हुआ। अनेक ऐसी योजनाएं युवाओं के लिए, चाहे वह प्रधानमंत्री मुद्रा की योजना हो, प्रधानमंत्री स्टैंड अप और प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना हो, चाहे वह मेक इन इंडिया की योजना हो, ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जिन्होंने युवाओं को एक नया रास्ता दिखाया। तो उत्तर प्रदेश इस बात के लिए भी गौरवान्वित होता है कि मां गंगा जब गंगोत्री से निकलती है तो गंगा सागर तक की अपनी 2500 किलोमीटर की इस दूरी में सर्वाधिक 1025 किलोमीटर की दूरी उत्तर प्रदेश के अंदर तय करती है। So that was Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath enumerating the achievements of the government on the occasion of the completion of the first year of the second tenure of the Modi government at the centre. He congratulated the team. He talked of how the challenges have been taken up as opportunities. He's talked of infrastructure development and overall growth in the state. He congratulated the team at the centre, and he also talked of how 2 crore 61
1 lakh toilets have been constructed under Swachh Bharat mission in the state. He put forth the case of the migrant laborers, and he talked of how 30 lakh laborers had come back to Uttar Pradesh owing to the COVID-19 crisis, and he said that these laborers are a strength to the state. He talked of how more than 30 lakh families, laborers in Uttar Pradesh have got houses under Pradhan Mantri Awas Yojana, and when we talk of the Ujjwala Yojana, then free connection has been given to 8 crore families in the state. Added to that, 1 crore 24 lakh families have been given free electricity connection. He was enumerating all the achievements which have been made under the guidance of Prime Minister Modi. That was when we talk of the achievements made in the state of Uttar Pradesh. His press conference is still continuing. We'll keep you updated in the bulletins that follow. बिल्कुल, और बेहद महत्वपूर्ण ये रहा कि उन्होंने उपलब्धियां बताते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनकी नीतियों का धन्यवाद भी किया, और खास तौर पर कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जन जन के मन में उत्साह जगाया है वो बेहद उल्लेखनीय है, उससे नई दिशा मिलती है। और इसके साथ ही इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे, लेकिन ये कहना नहीं भूलेंगे कि आप लगातार जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।